अस्सलामुअलैकुम। आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 17 अल्टरनेटिंग करंट को स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन देखते हैं। कहता है एन अल्टरनेटिंग करंट इज अ करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंज कंटिन्यूसली एंड डायरेक्शन चेंज पीरियोडिकली विद टाइम। अल्टरनेटिंग करंट जो है एक ऐसा करंट है जिसकी मैग्नीट्यूड, जिसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है कंटिन्यूसली और उसकी डायरेक्शन जो है वो पीरियोडिकली चेंज हो रही है विद टाइम के साथ। तो ऐसा करंट क्या कहलाता है? अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। अल्टरनेटिंग करंट के कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक सर्किट लेते हैं। इस सर्किट में एसी सोर्स लगा हुआ है और रेजिस्टेंस लगी हुई है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो मेन सोर्स है वो क्या है? अल्टरनेटिंग जनरेटर है। एसी सोर्स जो है वो एसी वोल्टेज और एसी करंट प्रोड्यूस करता है। एसी वोल्टेज की जो वेव फॉर्म है वो इस तरह बनती है, ठीक है। सिनुसॉइडल वेव फॉर्म होती है। ये वेव फॉर्म को देखें तो पहले हाफ साइकिल में वोल्टेज की जो वैल्यू है वो क्या होती है? प्लस की होती है, ठीक है। फिर अगले हाफ साइकिल में वोल्टेज क्या होता है? नेगेटिव होता है। फर्स्ट हाफ साइकिल में टर्मिनल ए पॉजिटिव हो जाएगा, टर्मिनल बी क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा। पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब है कि पॉजिटिव चार्जेस जो है अब यहाँ से फ्लो करेंगे। एक हाफ साइकिल हो जाएगा तो दूसरे हाफ साइकिल में टर्मिनल ए अब नेगेटिव हो जाएगा और टर्मिनल बी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो अब चार्जेस जो हैं वो इस तरह मूव करते हुए जाएंगे। यहाँ पर हमने देखा कि फर्स्ट हाफ साइकिल में चार्जेस जो है वो ऐसा लग रहा है कि वो इस तरह मूव कर रहे हैं। दूसरे हाफ साइकिल में चार्जेस का फ्लो जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में है। यहाँ पर चार्जेस जो हैं वो यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव नहीं कर रहे बल्कि क्या कर रहे होते हैं? अपनी ही पोजीशन पर ओसिलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। जब वो ओसिलेट करते हैं तो अपनी एनर्जी जो है वो दूसरे चार्जेस को ट्रांसफ़र करते हैं। इसलिए जब पहला हाफ साइकिल होता है तो इसमें लगता है कि चार्जेस जो हैं वो इस तरह मूव कर रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हाफ साइकिल में लग रहा होता है कि चार्जेस जो हैं वो इस तरह मूव कर रहे हैं। मूव नहीं कर रहे, वो ओसिलेट कर रहे हैं और ओसिलेशन के दौरान वो अपनी एनर्जी जो है वो आगे से आगे ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल ऐसी है जैसे ये बुक्स का स्टैक्स पड़ा है तो एक शख्स ने यहाँ से धक्का लगाया तो यहाँ से क्या होगा? ये बुक इधर गिरेगी, ये इधर गिरेगी, ये इधर गिरेगी और ये इधर गिरेगी। शख्स जो है वो अब इधर से धक्का लगाता है, ठीक है। तो जो बुक्स इधर गिरी अब ये इधर गिरेगी, ये इधर गिरेगी, ये इधर गिरेगी, ये इधर गिरेगी। तो ऐसी है, बुक्स जो है वो अपनी ही जगह पर हैं लेकिन वो क्या कर रही हैं? एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रही हैं आगे से आगे। चार्जेस जो हैं वो भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मूव नहीं करते बल्कि क्या कर रहे होते हैं? वहाँ पर ओसिलेट कर रहे हैं और ओसिलेशन के दौरान अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। की इक्वेशन देखें किसी भी लम्हे तो वो होती है V = V0 sin ओमेगा t, ठीक है। यहाँ पर V जो है वोल्टेज है अल्टरनेटिंग जो कि किसी भी लम्हे होगा और V0 क्या है? यहाँ पर मैक्सिमम वोल्टेज है जो कि यहाँ पर होगा, ठीक है। और यहाँ पर साइन ओमेगा टी क्या है? ओमेगा यहाँ पर फ्रिक्वेंसी है और टी क्या है? टाइम है। और यहाँ पर साइन बता रहा है कि वेव फॉर्म जो है वो सिनुसॉइडल है, ठीक है। इस तरह अगर हम करंट की इक्वेशन देखें तो करंट की इक्वेशन आती है I = I0 sin ओमेगा टी। यहाँ पर I क्या है? वो मैक्सिमम करंट है, I जो है वो इंस्टेंटेनियस करंट है, साइन जो है वेव फॉर्म को डिफाइन कर रहा है, ओमेगा फ्रिक्वेंसी है और टी क्या है? टाइम है। नेक्स्ट वेव फॉर्म की डिफाइन देखते हैं। कहता है द पाथ ट्रेस्ड बाय एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी प्लॉटेड एज फंक्शन ऑफ सम वेरिएबल सच एज टाइम। यहाँ पर कह रहा है कि अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का जो पाथ है उसको ट्रेस कर लिया जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वो क्या बन जाती है? वेव फॉर्म। जैसे कि यहाँ पर ये है टाइम के विद रिस्पेक्ट जो है, टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पर है और वोल्टेज क्या है? वाई एक्सिस पर है। और ये जो है अल्टरनेटिंग वोल्टेज का ग्राफ जो है बना लिया गया। तो साइकिल की डिफाइन देखते हैं। कहता है वन कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड साइकिल। अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जैसे यहाँ पर वोल्टेज है उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज का जो कंप्लीट सेट है वो क्या कहलाता है? साइकिल है। तो ये जो है एक फुल साइकिल है। टाइम पीरियड द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इस पूरे साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम चाहिए वो क्या कहलाता है? टाइम पीरियड कहलाता है, ठीक है। और इसको जो है वो सेकंड्स में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट डिफाइन है द नंबर ऑफ साइकिल्स दैट अकर इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी क्या है कि एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट होते हैं उस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के, वो क्या कहलाती है? फ्रिक्वेंसी कहलाती है। फ्रिक्वेंसी का जो यूनिट है हर्ट्स है। 1 हर्ट्स जो है वो किसके बराबर है? 1 साइकिल पर सेकेंड। एक सेकेंड में अगर एक साइकिल कंप्लीट होता है तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी? 1 हर्ट्स। फ्रिक्वेंसी का फार्मूला है F = 1/t। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल जो है वो फ्रिक्वेंसी कहलाती है।
साइन थीटा जो है इस वेव फॉर्म को डिस्क्राइब करता है या इस वेव फॉर्म को बना रहा होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू है 0, यहाँ पर वोल्टेज रखा है वाई एक्सिस पर और यहाँ पर क्या है, टाइम रखा है एक्स एक्सिस के ऊपर। वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पर 0 होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज इंक्रीज होना शुरू होता है और इस पॉइंट पर जाकर वोल्टेज क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है और उसकी वैल्यू क्या आती है, वी नोड होती है, ठीक है। मैक्सिमम के बाद दोबारा उससे वो क्या होना शुरू होता है, उसकी वैल्यू कम होना शुरू होती है और इस पॉइंट पर जाकर वोल्टेज क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये था पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है। के बाद पोलैरिटी चेंज होती है, मेन पोजीशन से नीचे को जाती है वेव फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, फिर वोल्टेज इंक्रीज होना शुरू होता है, लेकिन इस बार वोल्टेज की जो वैल्यू है वो माइनस में होगी और इस पॉइंट पर जाकर वोल्टेज जो है वो माइनस का मैक्सिमम होगा। फिर क्या होगा, वोल्टेज की वैल्यू कम होना शुरू होगी और यहाँ पर जाके वोल्टेज दोबारा से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट साइकिल भी ऐसे ही चलेगा। तो यहाँ पर एक पूरा साइकिल जो है उसको कंप्लीट करने का जो टाइम है वो टाइम पीरियड है, ठीक है। यहाँ पर एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया, यानी कि T/4 पर वोल्टेज मैक्सिमम, T/2 पर वोल्टेज की वैल्यू 0, 3T/4 पर वोल्टेज की जो वैल्यू है माइनस में मैक्सिमम और फिर क्या हो जाएगी, T के ऊपर वोल्टेज की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये पूरी वेव फॉर्म को हम पाई की फॉर्म में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वन वेव फॉर्म जो है वो किसके इक्वल होती है, 2 पाई के बराबर होती है, ठीक है, वन साइकिल जो है। तो यहाँ पर क्या होता है, π/2 पर वैल्यू क्या आती है, मैक्सिमम होती है, पाई पर क्या हो जाती है 0, 3π/2 पर क्या होती है माइनस में मैक्सिमम और 2 पाई पे क्या होती है दोबारा से 0 हो जाती है। तो हम इसको एंगल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि वन पूरा जो एक साइकिल है वो 360 एंगल होता है, 90 पर मैक्सिमम, 180 पर 0, 270 पर माइनस मैक्सिमम और 360 पर फिर से 0। इस तरह वन साइकिल जो है वो 2 पाई के इक्वल भी है, 1 t के बराबर है, 1 लैम्डा या फिर 360 के इक्वल होता है। एसी वेव फॉर्म की एवरेज या फिर मीन वैल्यू देखेंगे, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है, कहता है द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी वेव फॉर्म इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ओवर अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द साइकिल। इस डेफिनेशन में कह रहा है कि तमाम इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ का इस पूरे साइकिल में अगर हम मीन ले लेते हैं तो वो क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। ये एसी क्वांटिटी की वेव फॉर्म है, पर एवरेज लेते हुए याद रखना है कि एक पूरे साइकिल में पॉजिटिव और नेगेटिव एरियाज या वैल्यूज जो हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए एसी का जो एवरेज है एक साइकिल में वो क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज लेने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 साइकिल का एवरेज लेंगे। वेव फॉर्म हमें पता है वोल्टेज की क्या आती है, V = V0 साइन थीटा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एवरेज लेने के लिए हम इंटीग्रल लेंगे। इंटीग्रल लिया तो यहाँ से 0 से लेकर कहाँ तक है, हमारी वैल्यूज पाई तक है, तो एरिया 0 से लेकर पाई तक आ जाएगा। इंटीग्रल 0 to पाई V0 साइन थीटा और d थीटा और 1/पाई आ जाएगा, ठीक है। अब जब इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो V0 जो है बाहर आ गया इंटीग्रल के। अब साइन थीटा का जब इंटीग्रल लिया जाता है तो वो आ जाता है माइनस कोस थीटा और ये इसकी लिमिट होती है 0 से लेके पाई तक। अब हम इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा माइनस कोस पाई, अपर लिमिट होती है पहले, फिर माइनस लोअर लिमिट होती है, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस लोअर लिमिट क्या है 0, कोस 0 आ जाएगा। अब कोस पाई की वैल्यू होती है -1 और एक कोस 0 की होती है 1, तो ये बन जाएगा माइनस प्लस, प्लस का 1 और प्लस का 1 कितना हो गया, प्लस का 2, तो वी एवरेज आ गया 2V0/पाई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा एवरेज आ गया 2/पाई V0 या फिर हम इसको लिख सकते हैं कि 0.637 V0। ये क्वेश्चन में बता रही है कि मैक्सिमम वोल्टेज का कितना है, 0.637, ठीक है। तो वेव फॉर्म में जो है ये पॉइंट जो है वो एवरेज को रिप्रेजेंट कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। The value of an AC quantity at any instant of time is known as instantaneous value। किसी भी लम्हे अगर हम एसी क्वांटिटी की वैल्यू लेते हैं, चाहे वोल्टेज है चाहे करंट है, वो क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाती है। चाहे यहाँ पर ले रहे हैं, इस पॉइंट पर ले रहे हैं, इस पॉइंट पर ले रहे हैं, किसी भी पॉइंट पर हम जो लेंगे वो क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज आ जाएगा V = V0 साइन थीटा, ठीक है। अगर हम इस इक्वेशन को एंगुलर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखें तो थीटा जो है वो बराबर होता है ओमेगा टी के, तो ये आ जाएगा V = V0 साइन ओमेगा टी और ओमेगा जो है वो बराबर होता है 2πf। ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, 2πf के बराबर है या 2π/t। हम इसकी जगह पर यहाँ पर 2π/t पुट कर देंगे और ये आ जाएगा t, ठीक है। तो हम इक्वेशन को थीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और टाइम पीरियड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और सिंपल फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम करंट की अगर इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन लेना चाहें तो वो भी आती है I = I0 साइन ओमेगा टी या फिर I = I0 साइन 2πft। तो ये है इंस्टेंटेनियस करंट की या फिर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू।
हमने देखना है पीक और मैक्सिमम वैल्यू। कहता द हाईएस्ट वैल्यू रीच्ड बाय द वोल्टेज और करंट इन वन साइकिल इज कॉल्ड पीक वैल्यू। ये कह रहा है कि एक साइकिल में वोल्टेज या करंट की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो क्या कहलाती है, पीक वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू, उसको वी नोट से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम इस साइकिल में देखें तो यहाँ पर पीक वैल्यू है पॉजिटिव हाफ साइकिल की ये और नेगेटिव हाफ साइकिल की है ये, यानी कि वो पॉइंट जहाँ पर वोल्टेज जो है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है वो उसकी क्या कहलाती है, पीक वैल्यू कहलाती है। नेक्स्ट है पीक टू पीक वैल्यू। कहता है द सम ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव पीक वैल्यूज। पॉजिटिव और नेगेटिव पीक वैल्यूज का जो सम है वो क्या कहलाता है, पीक टू पीक वैल्यू। ठीक है, पीक टू पीक वैल्यू आएगी, पॉजिटिव पीक वैल्यू और नेगेटिव पीक वैल्यू क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पीक टू पीक वैल्यू लेने के लिए हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, पीक वैल्यू के साथ। नेक्स्ट है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। कहता है द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू देखें अल्टरनेटिंग करंट की। कहता है द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट करंट दैट प्रोड्यूसेस द सेम पावर इन द रजिस्टर एज द एसी। कहता है ये वो वैल्यू है कांस्टेंट करंट की जो कि रजिस्टर में सेम पावर प्रोड्यूस करती है एज द एसी। ठीक है, इस तरह अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू देखें तो कहता है ये कांस्टेंट वोल्टेज की वो वैल्यू है जो कि रजिस्टर में सेम पावर प्रोड्यूस करती है जैसे कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब इसका क्या मतलब है, ये सर्किट जिसमें हमने देखा था कि एसी वोल्टेज और एसी करंट क्या कर रहा था, रजिस्टर में हीटिंग इफेक्ट पैदा कर रहा था। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एमीटर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, डीसी एमीटर, तो वो क्या करेगा, एवरेज वैल्यू मेजर करेगा एक साइकिल की। ठीक है, अगर वो एवरेज वैल्यू मेजर करता है अल्टरनेटिंग करंट की या वोल्टेज की तो एवरेज तो हमने देखा कि वो 0 आ जाता है, क्योंकि जितना प्लस का इफेक्ट है उतना ही नेगेटिव का है। ओवरऑल जो है एवरेज क्या होता है, 0 होता है। डीसी एमीटर जो है वो वोल्टेज या करंट को क्या कर रहा है, 0 शो कर रहा है एक साइकिल में, लेकिन क्या होता है, पावर तो डिलीवर हो रही है उस रजिस्टर में। क्या एसी करंट इस रजिस्टर में हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा। क्लियर करने का मतलब है कि इतनी जो पीक वैल्यू आई थी उसका अब क्या हो गया है, डबल हो गया है। तो ये जो है पीक जो है डबल हो जाएगी, और दूसरा जो है नेगेटिव का अगर हम स्केयर करते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है, और वो भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो यहाँ पर एवरेज वैल्यू जो है वी स्केयर की वो हो जाएगी वी नॉट स्केयर बाय 2। ठीक है, अब हम इसका क्या कर लेंगे, अब जब इसका स्केयर रूट करेंगे तो ये बन जाएगा वी नॉट डिवाइडेड बाय √2, और यही जो है वो क्या कहलाती है, रूट मीन स्केयर वैल्यू। जैसे कि यहाँ पर है कि आई रूट मीन स्केयर जो है वो किसके इक्वल है, आई नोट बाय 2, या फिर हम कह सकते हैं कि बराबर है 0.707 आई नोट, यानी कि ये मैक्सिमम वैल्यू का कितना होता है, 0.707। इस तरह वी रूट मीन स्केयर जो है वो किसके बराबर है, वी नोट ओवर √2। अभी ये जो है बराबर आ जाएगा 0.707 वी नोट। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर भी रूट मीन स्केयर वैल्यू जो है वो मैक्सिमम वैल्यू का कितना है, 0.707। ये अल्टरनेटिंग क्वांटिटी चाहे वो करंट हो या वोल्टेज हो एसी, तो वो क्या होता है, असल में वो उसकी रूट मीन स्केयर वैल्यू होती है। जो हमारे घरों में एसी सप्लाई आ रही है 220 वोल्ट, वो भी क्या है, वो उसकी रूट मीन स्केयर वैल्यू है। रूट मीन स्केयर वैल्यू का क्या मतलब है कि वो मैक्सिमम का 0.707 है। ये वो वैल्यू है एसी की जो कि किसी सर्किट में क्या होगी, इफेक्टिव होगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। कहता है रिलेशन बिटवीन मीन पावर एंड मैक्सिमम पावर फॉर एन अल्टरनेटिंग करंट। एसी की जो हमने मीन पावर और मैक्सिमम पावर का रिलेशन फाइंड करना है। अगर हम इंस्टेंटेनियस पावर देखें किसी भी लम्हे तो वो बराबर होती है VI, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, और मैक्सिमम पावर क्या होगी, आई नॉट स्केयर R। मीन पावर क्या है, IRMS का स्केयर और R। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। तो अब यहाँ से हम आई नोट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ये डिवाइड हो रहा है √2, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो आई नोट आ जाएगा स्केयर √2 आई रूट मीन स्केयर। अब हम इक्वेशन 2 में इसको पुट करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 2 क्या थी, इक्वेशन बन गई P मैक्सिमम इज इक्वल टू स्केयर √2 आई रूट मीन स्केयर का स्केयर और R आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्केयर रूट स्केयर से कट गया, और यहाँ पे क्या बचा, 2 आई रूट मीन स्केयर R, और ये आ जाएगी क्या, मैक्सिमम पावर। हमने मीन पावर और मैक्सिमम पावर का रिलेशन फाइंड करना है तो हम इक्वेशन 3 को इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा P मैक्सिमम इज इक्वल टू 2 आई रूट मीन स्केयर, और R जो है वो किसके बराबर होता है, P मीन के, तो यहाँ पर आ जाएगा पावर मीन की, यानी कि मीन पावर जो है, अब यहाँ से मीन पावर कैलकुलेट कर लेंगे तो मीन पावर जो है 2 इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, मीन पावर आ जाएगी पावर मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2। ये इक्वेशन में बता रही है कि जो मीन पावर होती है वो मैक्सिमम पावर का क्या होती है, हाफ होती है।
हम यहाँ पर देखें तो मैक्सिमम पावर क्या है, जहाँ पर वोल्टेज और करंट मैक्सिमम है पावर भी मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो ये मैक्सिमम पावर है और मीन पावर क्या है, वो मैक्सिमम का हाफ है। मैक्सिमम का हाफ होने का मतलब है कि मीन पावर जो है वो यहाँ पर पावर उसकी क्या होगी, मीन होगी, और यहाँ पर पावर क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ये फॉर्मूला याद रखना है कि मीन पावर जो है वो मैक्सिमम पावर का कितना है, हाफ है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं फेज ऑफ एसी। इसकी डिफाइन देखते हैं कि द एंगल थीटा विच स्पेसिफाई द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट इज कॉल्ड फेज। इस डिफाइन के अकॉर्डिंग एंगल थीटा जो है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज या फिर करंट को किसी भी लम्हे जो स्पेसिफाई करता है, बता रहा होता है, वो क्या कहलाता है, उसका फेज कहलाता है। कंसेप्ट एक जनरल एग्जांपल से लेते हैं। फर्ज करते हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। एक को नाम दे दिया है ए का, दूसरे को नाम दे दिया है बी का। वेक्टर हम ड्रा कर लेते हैं सेंटर से। इनिशियल स्टेज पर वेक्टर ए जो है वो आगे है, वेक्टर बी जो है उसके पीछे है, ठीक है। इसके दरमियान जो एंगल थीटा है वो क्या है, फेज है। वो बता रहा है कि बी इस टाइम जो है किस पोजीशन पे है और ए का एंगल क्या है, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट मोशन में है, अगर नेक्स्ट स्टेप में बी वेक्टर यहाँ पर होता है तो ए वेक्टर क्या है, उसके आगे है, ठीक है। और एंगल क्या है, यहाँ पर भी थीटा है। पता चल रहा है कि सेम फेज के साथ जैसे वेक्टर बी मूव करता है वैसे ही वेक्टर ए मूव कर देता है, और इनकी मोशन हमें ये बता रही है कि ऑब्जेक्ट ए जो है वो कुछ फेज या कुछ एंगल जो है वो ऑब्जेक्ट बी से क्या है, आगे है। अब हमने यहाँ पर फेज लीड का और फेज लैग का कंसेप्ट देखना है। फर्ज करते हैं कि हमारे पास दो वेव्स हैं, ठीक है। यहाँ पर एक वेव जो है वोल्टेज की है और दूसरी वेव जो है वो करंट की है, ठीक है। अगर हम देखें पॉइंट जीरो के ऊपर, जब एंगल जीरो है, वोल्टेज जो है यहाँ पर क्या है, जीरो है, लेकिन यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या है, इस टाइम मैक्सिमम है। करंट जो है वो किस फेज पर है, करंट जो है वो 90 डिग्री पर है, ठीक है, π/2 पे है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में जब वोल्टेज π/2 हो जाएगा, अब करंट क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 90 डिग्री जो है वो आगे है। जब वोल्टेज 90 पर पहुंचता है तो करंट क्या हो जाता है, पाई हो जाता है। पाई का मतलब है क्या, 180। इसका मतलब है वोल्टेज 90 पे है और ये है 180 पर। 180 का मतलब क्या है कि करंट जो है फिर 90 डिग्री आगे चल रहा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जब वोल्टेज 180 हो जाता है, अब क्या हो जाएगा, करंट जो है 3π/2 यानी कि 270 पर आ जाएगा। फिर क्या है, इस पॉइंट पर करंट जो है वो 90 डिग्री आगे चल रहा है, किसके, वोल्टेज के। पूरे प्रोसेस में करंट जो है वो लीड कर रहा है किसको, वोल्टेज को। यानी कि करंट जो है वो आगे आगे चल रहा है कि कुछ एंगल आगे है, किससे, वोल्टेज से। वो एंगल जो है हम कह देते हैं कि करंट जो है वो फाई एंगल आगे है। फाई जो है यहाँ पर हम उसको देखा कि वो कितना एंगल आगे है, वो 90 डिग्री से लीड कर रहा है। तो करंट जो है यहाँ पर लीड कर रहा है और वोल्टेज यहाँ पर क्या है, इसके पीछे चल रहा है। अब हम फेज लैग देखते हैं। फेज लैग का मतलब होता है कि पीछे चलना, ठीक है। अब यहाँ पर दो वेव्स ले लेते हैं। एक हम देखते हैं कि जब वोल्टेज जीरो होता है तो करंट की वैल्यू क्या है, 3π/2, ठीक है, नेगेटिव का है करंट। फिर जब वोल्टेज की वैल्यू π/2 होती है, करंट क्या हो जाता है, अब जीरो हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में वोल्टेज क्या होता है, पाई 180 डिग्री और करंट क्या होता है, अब 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर जो है वो करंट पीछे चल रहा है और वोल्टेज की वेव जो है वो आगे चल रही है। और वोल्टेज कितना आगे है, वो एंगल फाई या फिर एंगल यहाँ पर कितना है, 90 डिग्री जो है वो आगे चल रहा है, किसके, करंट के। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि करंट जो है वो लैग कर रहा है किसको, वोल्टेज को। अगर हम इसकी इक्वेशन देखें तो वोल्टेज की इक्वेशन वैसी आ जाएगी और करंट की इक्वेशन में थीटा माइनस फाई, यानी कि वो फाई एंगल जो है वो पीछे चल रहा है, किसके, वोल्टेज के। यहाँ पर हमने देखा कि फेज लीड क्या होता है। फेज लीड का मतलब है कि किसी क्वांटिटी का वेव का आगे चलना कुछ एंगल, और फेज लैग का मतलब है कि क्वांटिटी का या वेव का पीछे चलना कितना, कुछ एंगल। इस ग्राफ की वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखें तो यहाँ पर वोल्टेज क्या है, वो 90 डिग्री आगे चल रहा है और करंट क्या है, 90 डिग्री पीछे है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि करंट जो है जब 0 डिग्री पर है तो वोल्टेज की क्या है, 90 डिग्री पर होगा। तो ये इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर लेंथ जो है वेक्टर्स की वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करी है इन क्वांटिटीज की। अगर हम इन फेज देखें तो यहाँ पर देखें ये वोल्टेज की वेव जा रही है और ये क्या है, करंट की वेव जा रही है, ठीक है। वोल्टेज की वेव की जो वैल्यू है वो थोड़ी ज़्यादा है वोल्टेज यहाँ पर, और करंट जो है वो थोड़ी उसकी वैल्यू स्मॉल है, लेकिन ये क्या है, इन फेज हैं। जब वोल्टेज जीरो है तो करंट भी जीरो है, जब वोल्टेज 90 डिग्री पर है तब करंट भी 90 डिग्री पर है, जब वोल्टेज जो है 180 होता है तो करंट भी 180 हो जाता है, जब ये 270 होता है वोल्टेज तब करंट भी 270,
और जब ये दोबारा से 2 पाई ए 0 होता है तो करंट भी 2 पाई ए 0 हो जाता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि वोल्टेज और करंट क्या है, इन फेज़ है, इनके दरमियान कोई फेज़ डिफरेंस नहीं है, दोनों जो है वो एक ही एंगल से चल रहे हैं, दोनों का फेज़ क्या है, सेम है। तो इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, ऐसी होगी, ठीक है। ग्राफ के अकॉर्डिंग वोल्टेज की वैल्यू थोड़ी हाई है, तो यहाँ पर वेक्टर जो है उसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा दिखाई दे रही है और करंट की मैग्नीट्यूड क्या है, कम है, लेकिन दोनों क्या है, इन फेज़ हैं, ठीक है। इन फेज़ का मतलब है कि दोनों में फेज़ डिफरेंस कोई नहीं है। तो ये था हमारा फेज़ वाला टॉपिक, हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने अल्टरनेटिंग करंट, वोल्टेज और उनकी करैक्टरिस्टिक्स को देखा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।